बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर विच इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी इन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1। सो लेट्स स्टार्ट। सेम ही पैटर्न है जैसे हमने पिछले डिजीज़ में डिस्कस किया था, उसकी काजेस, पैथोफिजियोलॉजी, मैनिफेस्टेशन, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग प्रोसेस एंड देयर टीचिंग प्लान। सो स्टोमाटाइटिस, ओरल कैंसर, स्लेवरी ग्लैंड हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। सो आज का जो टॉपिक है वो है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। सो व्हाट इज गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर? गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स कब होता है? जब गैस्ट्रिक वाला कॉन्टैक्ट रिफ्लक्स होकर आता है ईसोफेगस में। क्या होता है? जो स्टमक में एसिडिक मटेरियल होता है वो ईसोफेगस में आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स। इट अकर्स व्हेन स्टमक एसिड फ्लो बैक इनटू द ईसोफेगस काजिंग इरिटेशन, जो कि इरिटेशन काज करवा सकता है। व्हेन दिस हैपन फ्रीक्वेंटली इट्स कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। तो बात समझ आ रही है गैस्ट्रोइसोफेगल डिजीज के बारे में। नंबर सेकंड इज व्हाट आर द काजेज ऑफ GERD। नंबर 1 पर है वीक लोअर इसोफेगल स्पेंचर, डिलेड स्टमक एम्पिटाइंग, हाइड्रल हर्निया, एबनॉर्मलिटीज इन द इसोफेगस, प्रेगनेंसी, obesity, certain foods and lifestyle factors and overeating। सो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ वीक लोअर इसोफेगल स्पेंचर? अब ये जो स्पेंचर है वो एज अ काम आता है वॉल की तरह, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक की, जिसका काम क्या है? प्रिवेंट करना बैक फ्लो ऑफ, जो कि स्टमक का कंटेंट है उसको बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। जब ये वीक हो जाएगा तो क्या करेगा? इसकी जो सही से ये काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से स्टमक एसिड फ्लो इनटू द इसोफेगस। नंबर सेकंड पर है हाइड्रल हर्निया। व्हाट इज हाइड्रल हर्निया? हर्निया सिंपली हम उसको कहते हैं कोई भी जो ऑर्गन है बॉडी का वो अपनी पोजीशन से डिलोकेट हो जाए, उसकी डिसलोकेशन हो जाए, अपनी पोजीशन से कहीं और चला जाए तो उसको हम सिंपली हर्निया कहते हैं। दिस अकर्स व्हेन अ पार्ट ऑफ स्टमक प्रोड्यूसेस protrudes into the diaphragm, potentially affecting the lower esophageal sphincter and contributing to reflux। अब यहाँ पर क्या होता है? जो स्टमक है वो अपनी पोजीशन से हट जाता है। कहाँ पर? डायफ्राम की तरफ, ठीक है, जहाँ से वो क्या होता है? प्रेशर अप्लाई करता है लोअर इसोफेगल स्पेंचर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिड कंटेंट ऑफ स्टमक मूव हो जाता है टुवर्ड्स द इसोफेगस। सो दिस इज द हाइड्रल हर्निया। उसके बाद है ओबेसिटी। अब एक्सेसिव बॉडी वेट वो भी एक बहुत मेन काज है GERD का, ठीक है। इसमें क्या होता है? एब्डोमेन का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है टुवर्ड द स्टमक, जिसकी वजह से GERD होता है। उसके बाद है सर्टेन फूड्स एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर। अब ऐसे फूड्स होते हैं जो कि हम डेली इंटेक करते हैं और अपना हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से भी GERD हो सकती है। फॉर एग्जांपल ओवर ईटिंग, हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, कंज्यूमिंग लार्ज मील्स, लेइंग डाउन आफ्टर ईटिंग, सोने के कुछ खाने के बाद हम सो जाएं, एंड सर्टेन फूड सच एज फैटीज और स्पाइसी फूड, कैफीन, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं GERD के सिम्टम्स के। उसके बाद है एबनॉर्मलिटीज़ इन ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में अगर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाए तो वो अपना फंक्शन सही नमूने से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या काज होगा? GERD काज होगा, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या होता है? हार्मोनल चेंजेस और यूट्रस में जो बेबी होता है उसके प्रेशर की वजह से स्टमक के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है? GERD होता है, ठीक है। तो काजेस हमने देख लिए। अब है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम इस डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ इट अकर्स, कैसे ये हो रही है, ठीक है। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज अकर्स व्हेन स्टमक एसिड फ्रीक्वेंटली फ्लो बैक इनटू द इसोफेगस। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि गैस्ट्रोइसोफेगल डिसऑर्डर कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद है द लोअर इसोफेगल स्पेंचर
A ring of muscle between the esophagus and stomach normally act as a wall to prevent acid reflux. ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि LES जो कि सिंपली लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है, एक वॉल की तरह प्रेजेंट होता है बिटवीन द स्टमक एंड इसोफेगस, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है एसिड रिफ्लेक्स को। तो क्या होता है, LES का डिसफंक्शन की वजह से या फिर इंक्रीज्ड प्रेशर इन द स्टमक, अगर स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो वो क्या कर सकता है, GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। अब वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ओबेसिटी, हाइडल हर्निया, प्रेगनेंसी, लाइफस्टाइल, सर्टेन फूड्स एंड choices can exacerbate GERD symptoms। अब इसमें chronic irritation of the esophagus होती है by acid can lead to inflammation, ulcer and other complication। अब इसकी वजह से ये सारी चीज़ें भी हो सकती है in the esophagus। तो ये थी सारी इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि ये कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि हो रहे हैं और इसकी वजह से कौन कौन से ऐसे क्रोनिक इरिटेशन है या फिर कॉम्प्लिकेशन है जो कि इस डिजीज़ की वजह से हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद है मैनिफेस्टेशन या फिर सिंपली साइन एंड सिम्टम्स। अब मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं GERD के, नंबर 1 पर है हार्टबर्न। हार्टबर्न हमें इसोफेगस जो है वो तकरीबन हमारे हार्ट के पीछे ही होता है, सॉरी। तो इससे हमें क्या होता है कि हम जब वो इसोफेगस में जलन होती है तो हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे कि हमारी हार्ट बर्न हो रही है। तो इसी वजह से इसका जो नेम है वो क्या है, हार्ट बर्न। अ बर्निंग सेंसेशन और डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट ऑफन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन इज़ अ हॉलमार्क सिम्टम ऑफ GERD। अब अगर बर्निंग सेंसेशन हो आपके ब्रेस्ट बोन के पीछे या फिर चेस्ट में, तो ये एक मेन सिम्टम है GERD का। इट्स टिपिकली वर्सन आफ्टर मील्स और व्हेन लाइंग डाउन। अब ये कब मीन्स हमें शो होती है, आफ्टर मील्स या फिर उसके बाद हम लेट जाएं तो। ठीक है, उसके बाद है रिगर्गिटेशन, दिस सेंसेशन ऑफ स्टमक कंटेंट इंक्लूडिंग एसिड कमिंग बैक अप इनटू द थ्रोट और माउथ। अब इसमें क्या होता है कि जो स्टमक वाला एसिड कंटेंट है वो हमें वुमेंट तो हम नहीं करते, लेकिन वो थ्रोट और माउथ की तरफ बैक हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिगर्गिटेशन। ये भी एक मैनिफेस्टेशन है GERD का। उसके बाद है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन होता है अगर सीवियर हो जाए तो चेस्ट पेन भी होता है। GERD रिलेटेड टू चेस्ट पेन कैन बी intense and may be mistaken by a heart attack। It's important to differentiate between the two, especially if chest pain is new or severe symptom। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना आए कि वो चेस्ट पेन न्यू है या फिर बहुत पुराना है और सिवियर है। ठीक है, उसके बाद है डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग या फिर डिस्फेगिया। सम इंडिविजुअल्स विथ GERD में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी स्वेलोइंग नोन एज डिस्फेगिया ड्यू टू इरिटेशन एंड नरोइंग ऑफ इसोफेगस। अब बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी होती है स्वेलोइंग करने में, क्योंकि उसका जो इसोफेगस है वो नैरो हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, तो उसकी वजह से वो उनको डिफ़िकल्टी होती है बहुत ज़्यादा स्वेलोइंग करने में। ठीक है, तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन है GERD का। उसके बाद है क्रोनिक कफ। अब क्रोनिक कफ GERD कैन काज इरिटेशन ऑफ द एयरवेज। अब जो स्टमक वाला कंटेंट है वो ऊपर की तरफ आकर इसोफेगस से, ठीक है, वो कहाँ जा सकता है, वो ट्रेकिया में भी जा सकता है, जिसकी वजह से वो क्या काज कर सकता है, क्रोनिक कफ विकास करवा सकता है, लीडिंग टू प्रेसिडेंस कफ दैट मे बी वर्स एट नाइट। अब ये रात को क्यों होता है, क्योंकि रात को हम सो जाते हैं, तो सोने की वजह से जब हम सुपाइन पोजीशन में सो रहे होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा स्टमक का कंटेंट है वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है और उसकी वजह से वो माउथ की तरफ तो नहीं आएगा, लेकिन वो उल्टा ट्रेकिया की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रोनिक कफ होगी, वो भी नाइट टाइम। ठीक है, उसके बाद है हॉर्सेंस और सोर थ्रोट। Stomach acid irritating the vocal cords can result in hoarseness or persistent
सोर थ्रोट्स, अब जो स्टमक का कंटेंट है वो वोकल कॉर्ड के ऊपर, उस वोकल कॉर्ड को भी इफेक्ट कर सकता है, उसको इरिटेट कर सकता है, ठीक है। और जो सोर थ्रोट्स हैं उसको भी। उसके बाद है वर्सनिंग एस्थमा। इन सम केसेस जीईआरडी में वर्सन एस्थमा सिम्टम्स और ट्रिगर न्यू रेस्पिरेटरी इश्यू। अब कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है जिसमें जीईआरडी की वजह से एक वर्सनिंग एस्थमा की तरफ या फिर रेस्पिरेटरी इश्यू भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद है लेरिंगाइटिस। अब लेरिंगाइटिस मीन्स इन्फ्लोमेशन ऑफ लेरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स, ठीक है। ये इसमें क्या होगा कि हमारे जो वॉइस की क्वालिटी है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी। स्लीप डिस्टर्बेंस। अब स्लीप डिस्टर्बेंस कैसे होगी? एट नाइट टाइम, रात के मीन्स दरमियान में ये सारी सिम्टम्स हमें शो होंगी। कफिंग होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा खांसी होगी। रिगर्गिटेशन मीन्स स्टमक वाला कंटेंट माउथ में आएगा और थ्रोट तक आएगा। डिस्कम्फर्ट होगा। डिस्कम्फर्ट तब होगा जब इसोफेगस में अगर स्टमक कंटेंट होगा तो उसकी वजह से जलन होगी, तो इसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होगा, और जिसकी वजह से हम स्लीप नहीं कर पाएंगे, हमारी स्लीप जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सारी थी उनकी मैनिफेस्टेशन। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट। इसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकती है? लाइफ स्टाइल चेंजेस। सबसे पहले तो हमने उनका लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, ठीक है। लाइफ स्टाइल चेंजेस में बहुत ज़्यादा ऐसी लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं फैक्टर्स जिसको हम बोलेंगे कि ताकि वो चेंज करें। एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड, अवॉइडिंग लार्ज मील्स, नॉट लाइंग डाउन आफ्टर ईटिंग मील्स, एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन, ठीक है। अवॉइडिंग ट्रिगर फूड्स, सिट्रस, कैफीन, स्पाइसी फूड। ये सारे जो फूड्स है वो क्या है, ट्रिगरिंग की तरह यूज़ होते हैं। सॉरी, जिसको जीईआरडी का मसला होता है तो ये सारे फूड्स उनके लिए ट्रिगरिंग का सबब बनते हैं। मेडिकेशन। अब मेडिकेशन में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं स्टमक के एसिड को। H2 ब्लॉकर टू डिक्रीज एसिड सिक्रेशन। H2 ब्लॉकर्स भी हम उनको देते हैं जो कि यूज़ होते हैं एज एंटासिड फॉर टेम्पररी रिलीफ बाय न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड। तो ये थी सारी इनकी मेडिकल सर्चिमेंट। अब है इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में एक ही सर्जरी होती है जिसको हम फंडोप्लेक्शन कहते हैं। ये सर्जरी तब होती है जबकि मेडिसन्स की मदद से जीईआरडी कंट्रोल में नहीं आती, तो उसकी वजह से हम ये सर्जरी करते हैं जिसको हम कहते हैं फंडोप्लिकेशन। अ सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग रैपिंग द टॉप ऑफ द स्टमक अराउंड द लोअर इसोफेगस टू प्रिवेंट एसिड रिफ्लक्स। अब हम देखते हैं कि ये सर्जरी होती कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले है ये इसोफेगस है, ठीक है। उसके बाद ये डायफ्राम है और ये फंडस है, ठीक है। ये जो फंडस है, इस फंडस को हम ऐसे इसोफेगस के पीछे से घुमाएंगे, रेप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहा है जैसे सेकंड स्टेप है, यहाँ से इसको हम रेप कर रहे हैं, इसके चौधारी घुमा रहे हैं। ये घुमाकर हम इसके आगे तक ले आएंगे, यहाँ तक, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने आगे तक ले आए हैं और यहाँ पर हम इनको स्टिच कर देंगे या फिर टाँके लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिड का रिफ्लक्स होना बंद हो जाएगा और जो इसोफेगस है वो थोड़ा नैरो हो जाएगा और थोड़ा डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। होप्सो की समझ आ गई होंगी। यहाँ पर ये सारे स्टेप्स भी लिखे हैं, ठीक है। फंडस रेप्ड अराउंड द बैक साइड ऑफ इसोफेगस एंड रेप सिक्योर्ड विद sutures टू एंकर लोअर इसोफेगस बिलो डायफ्राम। अब हम देखेंगे इसकी एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान में हमने पहले भी बताया कि असेसमेंट हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंट पेशेंट की या डिफरेंट क्लाइंट की डिफरेंट असेसमेंट हो सकती है, ठीक है, जो कि आप डिफरेंट वे में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ द डायग्नोसिस।
अब इसकी डायग्नोसिस क्या होगी? इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। ठीक है, ये हमारी बन गई नर्सिंग डायग्नोसिस। अब इस नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए हम कौन सी इंटरवेंशन बनाएंगे? ठीक है, असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस रेगुलरली, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम रेगुलरली असेस करेंगे। डाइटिशियंस के साथ कोलैबोरेट करेंगे ताकि हम एक अच्छी डाइट को डेवलप कर सकें रिफ्लक्स के लिए। इनकरेज स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, हम उनको कहेंगे, इनकरेज करेंगे कि आप स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स को इनटेक करें। तो ये थी सारी इसकी इंटरवेंशन। उसके बाद है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इसोफेगाइटिस। इसोफेगाइटिस में मीन्स इसोफेगस में इन्फ्लोमेशन हो जाना और उस इन्फ्लोमेशन की वजह से क्या होना? एक्यूट पेन होना। तो ये हमारी सेकंड नर्सिंग डायग्नोस बन गई, जिसमें हम क्या असेस करेंगे? पेन लेवल असेस करेंगे रेगुलरली। उसके बाद एडमिनिस्टर करेंगे प्रिस्क्राइब्ड पेन मेडिकेशन और उसको एजुकेट करेंगे ऑन स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज पेन ड्यूरिंग मील्स। ठीक है, जो कि हमने पहले चीज़ें पढ़ ली, तो वो हम सारी इनको बताएंगे, एजुकेट करेंगे कि वो कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं पेन को ड्यूरिंग मील्स। तो ये है उनकी इंटरवेंशन और नर्सिंग टीचिंग प्लान जो कि हम उनको बताएंगे। एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड ट्रिगर्स, जो कि हमने पहले ही आपको डिफाइन किए कौन कौन से वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो कि हमें अवॉइड करने हैं। कैफ़ीन हो गई और उसके बाद स्पाइसी फूड, फैटी फूड, ये सारे ट्रिगरिंग है जीएआरडी के लिए। ठीक है, तो ये हमने अवॉइड करने हैं। इंस्ट्रक्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेशन, एड्रेंस एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट, सिम्टम्स मैनेजमेंट। उसके बाद है मॉनिटर एंड मैनेज सिम्टम्स सच एज हार्टबर्न एंड रिगर्गिटेशन, हम इनके बारे में उनको बताएंगे। ठीक है, मॉनिटर करेंगे उनको, उनके सिम्टम्स को मैनेज करेंगे और उसके हार्टबर्न और रिगर्गिटेशन के हिसाब से हम उनको एजुकेट करेंगे। पेशेंट्स को इनकरेज करेंगे टू कीप अ सिम्टम डायरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, डाइटरी गाइडेंस करेंगे, कोलैबोरेट विथ डाइटिशियन टू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड रिफ्लेक्स फ्रेंडली डाइट प्लान। अब हम डाइटिशियन के साथ कोलैबोरेट करके एक अच्छा सा प्लान बनाएंगे और एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अवॉइड ट्रिगरिंग फूड एंड ईटिंग स्मॉल मोर फ्रीक्वेंट मील्स। तो ये थी सारी वो इंटरवेंशन और नर्सिंग टीचिंग प्लान फॉर द डिसऑर्डर ऑफ GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर और डिजीज़। तो स्टूडेंट्स, हमने आज सारा डिस्कस कर लिया इस डिज़ीज़ के बारे में, इसके काजेज़ के बारे में, इसकी पैथोफिजियोलॉजी और मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।